दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। कांग्रेस को लेकर खासकर राहुल गांधी से एक बड़ा सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और ये सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ या पूछना जायज़ समझता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में अपनी पार्टी को सोशल जस्टिस के जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनसे जोड़ने की बड़ी जबरदस्त कोशिश की। ये एक तरह से पार्टी का कायांतरण ही नहीं, हृदयांतरण भी करने की कोशिश थी, क्योंकि आमतौर पे कांग्रेस पार्टी का मिजाज, उसका राजनीतिक सोच, उसकी राजनीतिक विचारधारा इस तरह की नहीं थी कि सोशल जस्टिस के वायदे, नारों, मुद्दों को उठाने के बावजूद और कई मसलों पर पहले से बिल्कुल डिफरेंट स्टैंड लेने के बावजूद, जैसे आरक्षण के सवाल को लेकर, पार्टी के अंदर आरक्षण के सवाल को लेकर, रिप्रेजेंटेशन के सवाल को लेकर बहुत सारे नए फैसले किए गए पार्टी में। रायपुर के पार्टी अधिवेशन में नए प्रस्ताव पारित किए गए। ये कोई सोच ही नहीं सकता था और सबने माना कि ये राहुल गांधी के पर्सनल इनिशिएटिव से हुआ है। कई राज्यों में हाशिए के समाजों के लोगों को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, खासकर ओबीसी कम्युनिटी के। लेकिन इसके बावजूद मेरा सवाल है कि इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, डिस्पाइट ऑफ ऑल जो उसने हाल के दिनों में प्रयास किए, फिर भी वो उत्पीड़ित समाज, पिछड़े समाजों की पहली पसंद क्यों नहीं बन सकी। अब तक जो रुझान नहीं बल्कि परसेंटेज ऑफ वोट जो आए हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के और अलग अलग क्षेत्रों में जो एक माहौल दिखा, हमने कई राज्यों में वहां के पत्रकारों से बात की, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से भी बात की और उससे यह पता चलता है कि जो इन वर्गों के लोग हैं, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो खैर कांग्रेस के तरफ रहे हैं, लेकिन दलित और ओबीसी में उतनी बड़ी तादाद कांग्रेस की तरफ नहीं मुखातिब हुई है जितनी कांग्रेस अपेक्षा कर रही थी। अपने हाल के जो उसके इश्यूज हैं, जो उसके मुद्दे हैं, जो अपने पार्टी प्रोग्राम में उसने इनकॉर्पोरेट किया है। भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना की विरोधी है। इसके बावजूद ओबीसी का एक परसेंटेज, अच्छा खासा हिस्सा उसके पक्ष में क्यों गया? दलितों का, यहां तक कि आदिवासियों का गया छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। यह भी अब आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो यह बड़ा एक प्रश्न है कांग्रेस के सामने, खासकर राहुल गांधी के सामने, कि इतना सब करने के बावजूद हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ। और अब तो टीवी पुरम में और स्वयं कांग्रेस पार्टी की राजनीति के अंदर भी, उसके संगठन के अंदर भी यह भी सवाल उठने लगे हैं कि राहुल गांधी को क्या यह नहीं करना चाहिए था, या ऐसा करके राहुल गांधी ने अपने आप को अपर कास्ट से थोड़ा सा अलग कर लिया या अपर कास्ट को नाराज किया। ऐसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी सवाल किया टीवी पुरम के डिस्कशंस में कि राहुल गांधी ने सोशल जस्टिस के इश्यूज को उठाकर, जातिवार जनगणना के इशू को उठाकर, क्या ये चुनावी जो हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसको उसमें कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि अपर कास्ट उससे हिल गया, नाराज हो गया। तो आज इसी दो विषय पर हम अपनी बात करेंगे। सबसे पहले हम दूसरी बात से शुरू करते हैं। पहली बात तो यह सोचना ही गलत है कि अपर कास्ट कांग्रेस से भाग गया और इसकी वजह से कांग्रेस हारी है। सच यह है कि आज की तारीख में समूचे उत्तर भारत में, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में
अपर कास्ट की सबसे पसंदीदा पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी सेफोलॉजिस्ट, कोई भी साइंटिफिक मेथडोलॉजी से सर्वेक्षण कराने वाली एजेंसी से आप जांच पड़ताल, खोज पड़ताल करा लीजिए, आप पाएंगे कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में जो अपर कास्ट हिंदू है, उसकी सबसे पसंदीदा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब यह अलग बात है कि अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी से ही बहुत सारे लिबरल, बहुत सारे प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स जो कांग्रेस के पक्षधर हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल हैं, वो बड़ी तादाद उनकी नहीं है जो चुनावी प्रक्रिया को और मतदान की प्रक्रिया में अपना कंट्रीब्यूशन देकर वो राजनीतिक फैसले को बदल सकें। बिल्कुल नहीं। वो उंगली पर गिने जाने वाले लोग हो सकते हैं अपनी समूची आबादी में। आमतौर पे उत्तर भारत के ज़्यादातर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में अपर कास्ट हिंदू जो तादाद है वो 15% से भी कम है, क्योंकि जो 15% बिहार के हाल के जातिवार सर्वेक्षण में तादाद आई है वो अपर कास्ट हिंदू और अपर कास्ट मुस्लिम दोनों को जोड़कर आई है। इसका मतलब कि अपर कास्ट हिंदू 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 10 to 12 होना चाहिए। तो ये प्रश्न बिल्कुल बेमतलब है कि कांग्रेस पार्टी को अपर कास्ट नाराज उससे हो गया इसलिए उसकी हार हुई है। बिल्कुल नहीं। असल कहानी यह है कि अपर कास्ट का जितना उसको वोट मिलना था वो मिला है। जो कमिटेड वोट है, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ है या जो भारतीय जनता पार्टी की एक जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उससे बिल्कुल डिटैच्ड है, उसको नापसंद करता है, ऐसा अपर कास्ट हिंदू इस बार भी हिंदी भाषाभाषी क्षेत्रों में 3 जो राज्य हैं वहां जो चुनाव हुआ है उसमें दरअसल कांग्रेस को ही उसने वोट दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। असल में कांग्रेस पार्टी को ओबीसी में, दलित में, आदिवासी में जो वोट मिला है, हो सकता है कि कुछ एक समुदायों में कुछ बढ़ा हो, लेकिन इतना वोट नहीं मिला है जितना भारतीय जनता पार्टी को मिला। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट का मैक्सिमम वोट, हाईएस्ट वोट पाकर और फिर ओबीसी और दलित आदिवासी में सेंध बनाकर उसने बाजी मार ली। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं और इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस को सोचने की जरूरत है और उसके लिए सचमुच बड़ा यक्ष प्रश्न है कि सोशल जस्टिस के इश्यूज को उठाने के बावजूद दलित, आदिवासी, ओबीसी में उसका वोट परसेंटेज बढ़ा क्यों नहीं, ज्यादा हिस्सेदारी क्यों नहीं हुई। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। इस पर किसी ने विचारा ही नहीं है, क्योंकि ये विचार के लायक उनको समझ में नहीं आता कि यह कितना विचारणीय प्रश्न है। दरअसल 2024 के मद्देनजर भी ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की राजनीति का आज सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ओबीसी और दलित आदिवासियों को अपने साथ जोड़े बगैर इस देश में भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी राजनीति का कोई भी राजनीतिक दल मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, मेरी समझ से इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, नेताओं के भाषण में, खासकर नेताओं में भी 2 नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन 2 नेताओं के भाषणों में सोशल जस्टिस के इश्यूज की भरमार देखी जनता ने। जातिवार जनगणना को मैनिफेस्टो में देखा। क्यों देखा? क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर आप रायशुमारी करा लीजिए और इस शर्त पर कि गोपनीय रहनी चाहिए ये रायशुमारी, तो आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी में ऊपर से नीचे तक इन 2 नेताओं को छोड़कर बुरी तरह खारिज कर दिया जाएगा कि जातिवार रायशुमारी होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। रायशुमारी मैं कह रहा हूं, सॉरी, इसको जातिवार जनगणना का जो वायदा है कांग्रेस का, क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आपको बड़े पैमाने पर कांग्रेस में गोपनीय रखने की शर्त पर अगर आप पूछें लोगों से तो आपको खारिज कर देंगे वो लोग। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस अडिग हैं कि होनी चाहिए। दूसरी बात, एफर्मेटिव एक्शन के दायरा बढ़ाने के सवाल पर अपनी पार्टी के अंदर और समाज में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल अडिग हैं कि होना चाहिए।
दायरा बढ़ना चाहिए, उन्होंने बढ़ाया भी है। पहले के मुकाबले संगठन में ओबीसी, दलित, आदिवासी, महिला की संख्या ज्यादा हुई है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर अगर आप देखिए तो कुछ भी नहीं हुआ है। यह सिर्फ कागज में हुआ है और भाषणों में हुआ है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तरह कोई ठोस काम नहीं किया कांग्रेसी ने, किसी कांग्रेसी सरकार ने, और न तो कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन एक बड़े पैमाने पर जातिवार जनगणना का प्रयास नहीं हुआ, और न तो राजस्थान में हुआ, बिहार में हो गया। बहुत कम समय में बिहार ने करा लिया। कोर्ट में केसेस गई, याचिकाएं गई चैलेंज करने की, उस सारी बाधा को पार करते हुए बिहार सरकार ने कर लिया, दिखा दिया, रिपोर्ट आ गई और एफर्मेटिव एक्शन का दायरा भी बढ़ा दिया, 75% कर दिया ईडब्ल्यूएस सहित। तो इसका मतलब यह है कि जो वायदा कांग्रेस पार्टी के नेता, खासकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता जो वायदा कर रहे थे घूम घूम कर अपनी सभाओं में, रैलियों में, रोड शो में, कि वो जातिवार जनगणना कराएंगे, ये सचमुच उनके कांग्रेस समर्थक जो अपर कास्ट के लोग थे उनको नागवार गुजर रहा था। और उन्हीं को नहीं, मतदाताओं को ही नागवार नहीं गुजर रहा था अपर कास्ट हिंदू समाज के, बल्कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मध्य क्रम के और ऊंचे कद के भी, बड़े कद के भी, बड़े स्तर के भी नेता, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए आपने बहुत कम सुना होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कभी इस विषय पर विस्तार से बात की हो, कभी नहीं। यदा कोई प्रश्न पूछ दिया तो जवाब आ गया, लेकिन किसी ने इस पर कोई डिस्कोर्स चलाने या विमर्श चलाने की कभी कोशिश नहीं की है। इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के वायदे को, नारे को, मैनिफेस्टो में दर्ज कुछ वाक्यों को जनता ने बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, क्योंकि एक्शन और फैसलों में नहीं देखा कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के जो 5 साल में एक्शंस हुए, जो फैसले हुए, अगर आप उस पर एक नजर डालें, बहुत सारे फैसले हुए होंगे, बहुत सारे एक्शंस हुए होंगे, मैं सबकी तह में नहीं जा सकता, लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ सिंबलाइज करने वाली चीजों को उठाना चाहता हूं जो प्रतीकात्मक हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे नौकरशाहों, कुलपतियों सहित राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड या इलेक्टेड जो लोग होते हैं पार्टियों की ओर से, अगर उनकी सूची आप उठाकर देखें कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, और 18 महीने की सरकार जो थी, 15 या 18 महीने की सरकार थी, 2018 में बनी थी, कुछ महीने चली, 2020 में वो गिर गई। उस दरमियान कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने कितने लोगों को ओबीसी कम्युनिटी के, दलित कम्युनिटी के, एसटी कम्युनिटी के कितने लोगों को वाइस चांसलर बनाया या प्रपोज किया, कितने लोगों को, नौकरशाहों को बड़े पदों पर बैठाया, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें कितनों को इन्वॉल्व किया, कितने लोगों को राज्यसभा में भेजा कांग्रेस लीडरशिप ने। अब आप देखिए, अगर मैं राज्यसभा की लिस्ट देखूं तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 3 सीटें निकली इस दरमियान, और उनके इलेक्शन हुए, कौन कौन जीते, किनको किनको कांग्रेस ने नॉमिनेट इलेक्ट करवाया। भूपेश बघेल की सरकार के कार्यकाल की बात मैं कर रहा हूं। सोशल जस्टिस के प्रति कमिटमेंट दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी ने 3 लोगों को राज्यसभा में भेजा। एक का नाम है राजीव शुक्ला, दूसरे का नाम है केटीएस तुलसी, तीसरे का नाम है रंजीता रंजन। जहां तक मेरी जानकारी है, ये जन्मना सभी लोग जो हैं अपर कास्ट के हैं, एक उसमें सिख समुदाय से आते हैं। दूसरी बात कि जो आदिवासी या ओबीसी हैं, इन नेताओं, इन समुदायों से एक भी व्यक्ति राज्यसभा में नहीं गया। कम से कम इन 3 की जो लिस्ट आई थी जिस दरमियान चुनाव हुआ था उसमें कोई नहीं था। अब राज्यसभा में जो राजस्थान से जो लोग जीते हैं चुनाव, उनकी लिस्ट देख लीजिए। प्रमोद तिवारी, मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल, सुरजेवाला साहब, रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये नाम 4 आपको दिखाई दे रहे हैं राजस्थान से। अब आप खोज जाइए इसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी। इसके अलावा अब आप चले जाइए मध्य प्रदेश, विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, और इसके पहले सत्यव्रत चतुर्वेदी, एचआर भारद्वाज, इसके अलावा सुरेश पचौरी, ये लोग मध्य प्रदेश से राज्यसभा में आते रहे हैं। अब इसमें दलित, आदिवासी, आप ओबीसी खोज डालिए, नहीं मिलेगा। इसी तरह से ज्यादातर जो नियुक्तियां हैं बड़े पदों पर,
ज्यादातर की बात मैं कर रहा हूं, वो सारी अपर कास्ट की हैं। कभी कभी उसमें दूसरे कुछ वर्गों को शामिल कर लिया जाता रहा है। और जो ब्यूरोक्रेट सरकार चलाते रहे हैं, कमीशंस जो बनते रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो प्रदेशों के या विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स हों, जितने नामांकन हुए, जितने नॉमिनेशन किए गए, उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी की बहुत, केवल छत्तीसगढ़ में एक आध केसेज जैसी हैं, 2 केसेस जहां पर कंसीडर किया गया, अदरवाइज किसी और प्रदेश में नहीं, यहां तक कि राजस्थान में भी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग को यह लगा कि राहुल गांधी के भाषणों में तो यह चीज आ रही है, लेकिन इनके शब्दों में यह बात केवल है, इनके कर्म में बात नहीं है। आप कर्म में किए बगैर शब्दों से कैसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं जनाब? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो उस पार्टी के मुखड़े होते हैं, उसके चेहरे होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जितने मुखड़े हैं, जितने प्रवक्ता हैं, सभी एक ही तरह के समुदायों के हैं। दलित, आदिवासी, ओबीसी कहीं नहीं दिखेगा, आइडेंटिफाइड नहीं हो सकता है उन समाजों से वो चेहरा। ये भी एक संयोग है। अब आप कहेंगे कैसी जात पात की बात कर रहे हो? अरे दलित, आदिवासी, ओबीसी में लोग मिलते ही नहीं है योग्य जो बात कर सकें, जो बोल सकें। कोई ये भी कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन बहुत तरीके से एक जमाने की ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाने वाली पार्टी ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को, दलित कम्युनिटी के लोगों को, आदिवासी कम्युनिटी के लोगों को आगे करती है, प्रशिक्षित करती है, उनको समझाती बुझाती है, ट्रेंड करके और प्रवक्ता के तौर पे पेश कर देती है। हमने कई लोगों को देखा है पार्टी प्रवक्ता के रूप में, कोई पासवान है, कोई यादव है, कोई कुशवाहा है, तमाम तरह के लोगों को हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को। ऐसा नहीं कि सभी एक ही तरह के लोग हैं। तो पार्टी में भी आप जिनको मुखड़ा बना रहे हैं, जिनको अपना चेहरा बना रहे हैं, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन गायब है। जितने थिंक टैंक हैं कांग्रेस की पूरी सलाहकार मंडली जो है, उसमें कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने ओबीसी हैं? क्या दलित, आदिवासी, ओबीसी कांग्रेस के साथ कमिटेड नहीं है? अरे भाई, अजीत जोगी एक जमाने में कांग्रेस के कुशल प्रवक्ता थे। लोग मानते थे कि वो एक बेहद सुयोग्य प्रवक्ता के तौर पे उभर कर सामने आए थे। भारतीय जनता पार्टी न जाने कितने आईएएस, आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर या रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उनको मुखड़ा बनाकर राज्यों में पेश कर देती है। अभी छत्तीसगढ़ में एक महाशय को, जो आईएएस अधिकारी हैं, वो छोड़े नौकरी और उनको विधायक के रूप में चुनाव लड़ाया, वो जीत गए हैं। हो सकता है उनको कोई बहुत बड़ा ओहदा दे दिया जाए। तो यह प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने ऊपर की कतार के लोगों में ऐसे लोगों को कम पेश करती है। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो जो बोल रहे हैं उसका बहुत महत्व है, उनके इस पद पर जाने का महत्व है। लेकिन याद रखिए कि जो पार्टी वायदे कर रही है प्रदेशों में घूम घूम कर उनके चुनाव में, अगर वायदों के अनुसार वो कर्म नहीं कर पा रही है, तो लोग सवाल उठाएंगे कि आपके वायदे और आपका अमली जामा पहनाने का जो तौर तरीका है, उसमें बुनियादी फर्क है। आप तेलंगाना में जीत से जरूर खुश हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि तेलंगाना की जीत में सबसे बड़ा रोल रेड्डी कम्मा कम्युनिटी के लोगों का है। ओबीसी का तबका उतनी बड़ी ताकत के साथ, उतने बड़े हिस्से के साथ तेलंगाना में कांग्रेस की जीत में नहीं शामिल हुआ है। यहां तक कि दलितों में भी एक सेक्शन बीजेपी की तरफ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी रैली में दलित समाज के एक नेता को गले में लगाया और वो रोने लगा, उसका कितना प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, वो तो इस बात से केवल आप देख सकते हैं कि 8 सीटें बीजेपी को मिल गई हैं। पहले 1 सीट थी और उसका वोट परसेंट बढ़ा है। मुख्यमंत्री मौजूदा और भावी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले रेवंत रेड्डी को हराने वाला व्यक्ति भी बीजेपी का है।
ये अद्भुत घटनाक्रम है। तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस को अपने शब्द और कर्म, अपनी कथनी और करनी के बीच का भेद पाटना होगा, तभी दलित, आदिवासी, ओबीसी उसे अपना समझ पाएंगे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति को परास्त करने का और कोई रास्ता दूसरा नहीं है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।